सन 1809 की ठंडी फरवरी की सुबह इंग्लैंड के छोटे से कस्बे श्रूसबरी में एक बच्चे ने जन्म लिया। इस बच्चे का नाम रखा गया चार्ल्स डार्विन। उसके माता पिता को अंदाजा भी नहीं था कि यह नन्हा शिशु एक दिन पूरी दुनिया की सोच बदल देगा। चार्ल्स बचपन से ही अजीब था। जब बाकी बच्चे खेलों में व्यस्त रहते, वह कीड़े मकोड़ों को पकड़कर घंटों उन्हें देखता रहता। उसके पिता डॉक्टर थे, लेकिन बेटे के इन अजीब शौकों से परेशान रहते थे। स्कूल में चार्ल्स पढ़ाई में साधारण था, लेकिन विज्ञान और प्रकृति के मामले में अद्भुत जिज्ञासु था। वह चिड़ियों के पंख, पत्थर, पौधों के पत्ते इकट्ठे करता, जैसे किसी खजाने की तलाश में हो। किशोरावस्था में उसकी रुचि शिकार में बढ़ी, पर यह शिकार जानवर मारने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें करीब से देखने और समझने के लिए था। वह जानवरों की आदतों और रहन-सहन पर नोट्स बनाता। 1831 में उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। ब्रिटिश नौसेना के जहाज HMS बीगल पर वैज्ञानिक सर्वे के लिए एक प्राकृतिक विज्ञानी की जरूरत थी। किसी तरह चार्ल्स का चयन हो गया। जहाज पर चढ़ते वक्त चार्ल्स को नहीं पता था कि यह 5 साल की यात्रा उसके जीवन की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन जाएगी। समुद्र की लहरों और दूर दराज के द्वीपों पर वह प्रकृति को उसके असली रूप में देखने वाला था। यात्रा के पहले ही महीने में उसने ब्राजील के वर्षा वनों को देखा। वहाँ पेड़ों की ऊंचाई, रंग बिरंगे पक्षी और अजीब कीड़े मकोड़े उसे चौंकाते रहे। वह हर चीज को नमूनों के रूप में इकट्ठा करता रहा। अर्जेंटीना के मैदानों में उसने प्राचीन जीवों की हड्डियां खोजी, विशालकाय स्लॉथ और अजीब सी आकृति वाले जानवर जो अब विलुप्त हो चुके थे। यह उसके दिमाग में सवाल छोड़ गया, अगर ये जीव गायब हो गए तो क्यों हुए? फिर आया गैलापागोस द्वीप समूह। यह स्थान उसके प्रयोग का असली केंद्र बन गया। यहाँ हर द्वीप पर एक जैसी चिड़िया, लेकिन थोड़े अलग अलग चोंच के आकार के साथ पाई गई। चार्ल्स ने सोचा, एक ही प्रजाति के जीव अलग अलग जगहों पर रहकर क्यों अलग अलग आकार के हो जाते हैं? यही सवाल आने वाले वर्षों में उसकी सोच की नींव बनने वाला था। वह द्वीप के हर हिस्से में गया। कुछ पक्षियों की चोंच लंबी थी ताकि वे फूलों से रस निकाल सकें। कुछ की चोंच मजबूत थी ताकि वे कठोर बीज तोड़ सकें। इन सब से यह स्पष्ट था कि जीव अपने माहौल के अनुसार बदलते हैं। यात्रा खत्म हुई, लेकिन चार्ल्स का असली काम अब शुरू हुआ। इंग्लैंड लौटकर उसने सालों तक अपने नोट्स, नमूनों और विचारों को परखा। वह लगातार प्रयोग करता, पौधों के बीज पानी में कितने दिन तैर सकते हैं, कबूतरों की अलग अलग नस्लें कैसे बनती हैं और कुत्तों के स्वभाव में कैसे फर्क आता है। धीरे धीरे उसके दिमाग में प्राकृतिक चयन का एक अद्भुत सिद्धांत आकार लेने लगा। इसका मतलब था, जो जीव अपने माहौल के लिए सबसे बेहतर होते हैं वही जीवित रहते हैं, बाकी समय के साथ ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन यह विचार खतरनाक था। उस समय अधिकांश लोग मानते थे कि सभी जीव एक ही बार में भगवान ने बनाए हैं और वे कभी नहीं बदलते। चार्ल्स को डर था कि अगर उसने यह बात दुनिया को बताई तो लोग उसे पागल, ईश्वर विरोधी और अपराधी तक कह सकते हैं। इसलिए उसने सालों तक इसे छुपाए रखा। लेकिन 1858 में एक और वैज्ञानिक, अल्फ्रेड वॉलेस ने लगभग वही सिद्धांत खोज लिया। अब चार्ल्स के पास चुप रहने का समय नहीं था। 1859 में उसने अपनी मशहूर किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस प्रकाशित की। किताब ने तहलका मचा दिया। कुछ ने इसे वैज्ञानिक क्रांति कहा तो कुछ ने धार्मिक अपमान कहा। लोगों के बीच बहस छिड़ गई। क्या मनुष्य भी बंदरों से आया है? चार्ल्स ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके सिद्धांत ने यह सवाल अनिवार्य कर दिया। वैज्ञानिक समुदाय के कई लोग उसके पक्ष में खड़े हुए। धीरे धीरे प्राकृतिक चयन का विचार जीव विज्ञान की रीढ़ बन गया। चार्ल्स ने सिर्फ सिद्धांत नहीं दिया, बल्कि उसका समर्थन करने के लिए हजारों उदाहरण और प्रयोग प्रस्तुत किए। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसकी प्रयोगशाला एक बगीचे, कबूतर खाने और दर्जनों पिंजरों से भरी रहती थी। वह हर जीव को बारीकी से देखता, उनके प्रजनन, भोजन और आदतें
सब रिकॉर्ड करता था। उसका कहना था, प्रकृति किसी एक जीव के लिए दयालु नहीं है, लेकिन जो अनुकूल होता है वही जीतता है। जीवन के अंतिम वर्षों में भी चार्ल्स जिज्ञासु बने रहे। उन्होंने कीड़ों के व्यवहार, पौधों की गति और मिट्टी बनाने वाले केंचुओं तक पर शोध किया। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा, लेकिन उनका दिमाग उतना ही तेज था। 1882 में 73 वर्ष की उम्र में चार्ल्स डार्विन का निधन हो गया। उन्हें वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया गया, वही जगह जहां ब्रिटेन के महानतम लोग विश्राम करते हैं। उनका नाम आज भी विज्ञान में अमर है। डार्विनवाद अब एक केवल विचार नहीं, बल्कि प्रकृति को समझने का आधार बन चुका है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि जीवन स्थिर नहीं है, यह बदलता है, विकसित होता है और केवल वही बचता है जो प्रकृति के अनुकूल हो जाता है। डार्विन की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने समुद्र की लहरों और द्वीपों की चिड़ियों में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोज लिया। आज जब भी हम प्रकृति को देखते हैं तो उसमें छिपे बदलावों में डार्विन की छवि नजर आती है। एक सच्चा वैज्ञानिक जिसने दुनिया को यह दिखाया कि विकास ही जीवन की असली कहानी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टे ट्यून गाइस फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।